हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पढ़ना। सबसे पहले जो न्यूज़ है ये रिलेटेड है आपका, 1 सेकेंड। सबसे पहले जो न्यूज़ है ये झारखंड सरकार की तरफ से जो है घोषणा की गई है। और झारखंड में वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ठीक है, यहाँ पे एक क्षेत्रीय दल है जिसका नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके ये लीडर हैं और अभी वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री के रूप में जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में ये काम कर रहे हैं। तो इनके द्वारा एक डिक्लेरेशन की गई है। यहाँ पे बच्चे आपका एक स्कीम या फिर एक तरीके से सरकारी मुहिम चलती थी, इसका नाम है अटल मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है। अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम से यहाँ पे एक मुहिम चलती थी, जो कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है। तो अभी क्या हुआ है कि इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक जो है आपका रखा गया है। अब क्वेश्चन आपका किस तरीके से फ्रेम होगा, आपको पूछा जाएगा मदर टेरेसा एडवांस्ड हेल्थ क्लिनिक, ठीक है, ये कहाँ पर है, कौन से राज्य की आपकी, ये कौन से राज्य की सरकारी मुहिम है। तो ये आपको याद रखना है कि झारखंड सरकार से रिलेटेड है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बच्चे आपका अभी रिसेंटली एक कमेटी फॉर्म की गई है। कमेटी का नाम है एनसीएमसी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट है किसी प्रकार के संकट की बात कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे कौन से प्रकार के संकट की बात हो रही है, नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है। खास करके आप लोग जो देखते हैं बच्चे, ये जो सीजन है, बरसात का मौसम चल रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी जो है आपके प्राकृतिक आपदाएं आपकी आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें आपका लैंडस्लाइड है, जिसमें आपका बाढ़ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं को मैनेज करने के लिए भारत सरकार का जो अधिनियम है वो 2005 का है। किस नाम से? ये है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत जो है आपका एनसीएमसी, ये जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, इसका गठन किया गया है। अब ये जो एनसीएमसी है ये किस तरीके से काम करेगा? अभी तक बच्चे आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक अथॉरिटी का नाम पढ़ते थे जिसे एनडीएमए कहा जाता था, ठीक है। एनडीएमए बेसिकली क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो ये जो अथॉरिटी है ये इस एक्ट के तहत बनाई गई थी और अभी तक जो है पूरे देश भर में सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है यही थी, एनडीएमए थी, ठीक है। लेकिन अब इससे ऊपर जो है आपकी कमेटी का निर्माण कर दिया गया है, एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो ये जो कमेटी है ये अभी है जो है आपदा के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी कमेटी बन गई है, ठीक है। और इस कमेटी का काम क्या है, ये कोऑर्डिनेशन का काम करेगी बच्चे, ठीक है। इसका काम जो है कोऑर्डिनेशन का है। जो हमारा एनडीएमए है, ठीक है, इसके नीचे एनडीएमए भी आएगा, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, सभी को जो है आपका एक साथ कोऑर्डिनेट करके जो है किसी भी प्रकार की आपदा को किस तरीके से मैनेज करना है। क्योंकि आपदा आने से पहले जो चीज है वो तो बहुत कम मैनेज की जाती है ना। सबसे ज्यादा जो हमारे हाथ में चीजें रहती हैं या फिर जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो होता है कि आपदा का नुकसान जो है कैसे कम से कम जो है आपका किया जाए और कितनी जल्दी जो है रिलीफ को, राहत को वहां तक पहुंचाया जाए, है ना। वही जो है बेसिकली हमारे हाथ में होता है। तो बच्चे इसके लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि कहीं पे भी आप आपदा देख लें तो वहां पे सिर्फ क्षेत्रीय लोग राहत पहुंचा दे, ये आपका पॉसिबल नहीं होता है। उसमें हमें फोर्सेस की जरूरत होती है। कभी कभी जो है इंडियन आर्मी भी आपके काम कर रही है, साथ में जो है आपका जो एनडीएमए के जो लोग हैं वो भी आपका काम कर रहे हैं, ठीक है। एसडीआरएफ के काम कर रहे हैं, एनडीआरएफ के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी जो है एक साथ हेल्प की जरूरत होती है अगर किसी डिजास्टर को, किसी प्राकृतिक आपदा को अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से राहत देनी है तो, ठीक है। तो उस कोऑर्डिनेशन को करने का काम जो है एनडीएमसी करेगा। तो अभी जो है बच्चे इस क्षेत्र में सबसे एपेक्स बॉडी मानी जा रही है, ठीक है। और इसके हेड के रूप में, इसके अध्यक्ष के रूप में जो है कौन काम करेंगे, तो हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे ना वही जो इसके हेड भी होंगे, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी आप इसे कह सकते हैं एनडीएमसी नाम से। और अभी जो है सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया है। आपको एक्ट याद रखना है कि 2005 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था इसके तहत ही जो है इसे जो है आपका बनाया गया है, ठीक है, याद रखना बच्चे इसे। अगला है डिफेंस। अब अभी हमने एक पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश में आपका ड्रोन प्रहार है ना, ये जो है आपका स्टार्ट हुआ था, मतलब एक तरीके से अभ्यास इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया था। सेम उसी तरीके से इंडियन आर्मी के द्वारा ही किया जा रहा है, लेकिन ये आपका सिक्किम में है। भारतीय सेना के द्वारा सिक्किम में दिव्य दृष्टि अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। यह अभ्यास पूर्वी सिक्किम में उच्च ऊंचाई वाली परिचालन स्थितियों में किया गया। इस अभ्यास का शुभारंभ भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का मुख्य लक्ष्य है AI आधारित युद्ध क्षेत्र जागरूक, वास्तविक समय निगरानी और अगली पीढ़ी की युद्ध तकनीकों का परीक्षण करना, ठीक है। तो बेसिकली जो है इन उद्देश्यों के साथ में इसका आयोजन किया गया था और बिल्कुल सक्सेसफुली जो है आपका ये एंड भी हो चुका है। तो आपको पूछा जाएगा कि दिव्य दृष्टि ये इस अभ्यास का आयोजन किसने किया था, तो भारतीय सेना ने किया था। फिर पूछा जाएगा कि कहाँ पे किया था, तो सिक्किम में किया गया था, ठीक है, याद रखना सिक्किम में जो है इसका आयोजन किया गया था।
अगली जो न्यूज़ है बच्चे स्टेट से रिलेटेड है, और ये स्टेट आपका कौन सा है, असम। असम के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य में पहली बार आयोजित चरागाह पक्षी गणना में 43 प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। ठीक है, तो पहली बार जो है यहाँ पे आपके चरागाह पक्षी गणना की गई है। आपको पूछा जाएगा कि चरागाह पक्षी गणना हाल ही में कौन से राज्य में हुई है, तो ये आपको याद रखना है कि असम के द्वारा किया गया है। और कहाँ पे किया गया है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, या फिर काजीरंगा जो आपका टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर जो है आपकी गणना की गई है। यह सर्वे 18 मार्च से 25 मई के बीच किया गया था, और इस गणना का मुख्य उद्देश्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के घास के मैदानों में रहने वाले पक्षियों की आबादी को रिकॉर्ड करना था। ठीक है, तो इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया कि यहाँ पे जो है आपके 43 स्पीसीज ऐसी हैं जो कि यहाँ पे रहती हैं बर्ड्स की। ठीक है, तो बर्ड का एक सेंसस हुआ है, छोटा सा सेंसस हुआ है, पूरे स्टेट वाइड नहीं है, पूरे राज्य में नहीं है, लेकिन सिर्फ आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली जो न्यूज है ये है आपके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है बच्चे। रिकॉर्ड क्या बनाया है कि ये जुलाई अभी 2025 जुलाई में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो यूपी के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं, अभी हो गए हैं आपके योगी आदित्यनाथ। उन्होंने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, और 29 जुलाई 2025 तक मुख्यमंत्री कार्यालय में 8 वर्ष 4 महीने 10 दिन जो है उन्होंने पूरे कर लिए हैं। अब पूछा जाएगा कि अगर ये जो है आपके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है किसी का रिकॉर्ड ब्रेक किया होगा। ठीक है, तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी अवधि तक सीएम रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो उसमें बच्चे आपको नाम याद रखना है गोविंद वल्लभ पंत का। ठीक है, इन्होंने गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, जिन्होंने 8 साल 127 दिन तक राज्य का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये बच्चे आपका इनका हो गया है लगभग 29 जुलाई को, इनसे ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और एक चीज़ कॉमन बताऊं आपको दोनों के बारे में, तो जो योगी आदित्यनाथ है इनका संबंध भी उत्तराखंड से है, और जो आपके गोविंद वल्लभ पंत है इनका संबंध भी उत्तराखंड से है। दोनों ही जो है आपके दोनों अपने अपने कैरियर में जो है आपका सीएम रह चुके हैं, कहाँ के, यूपी के। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, रह चुके हैं। अभी तो योगी आदित्यनाथ है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक यही रहने वाले हैं। तो योगी आदित्यनाथ बच्चे ये उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक लगातार बने हुए मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली स्टेट का जीके नहीं है। जब हम यूपी की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, है ना, तो यहाँ के बच्चे जो पॉलिटिक्स है ये हमारे देश की 50% पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है वोट बैंक ज़्यादा है इसकी। इन स्टेट की जो है आपकी जो राजनीति है, जो आपका जो न्यूज़ है, इस तरीके की पॉलिटिकल सिनारियो जो कुछ भी यहाँ पे होता रहता है, वो जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो एग्जाम में आप अधिकतर देखते होंगे इन स्टेट से रिलेटेड जो है न्यूज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो याद रखना योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम बन गए हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। ISS बचे, अभी तक तो इसका नाम आपको याद हो गया होगा। इस साल हमने ISS से रिलेटेड बहुत सारी खबरें पढ़ी हैं। इससे पहले हमने देखा कि सुनीता विलियम्स जो है यहाँ पे आपकी फंसी हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे राकेश यादव के बाद में राकेश शर्मा के बाद में जो है आपके दूसरे एस्ट्रोनॉट के रूप में जो है सुभाष शुक्ला यहाँ पे गए, और उसके बाद में सक्सेसफुली वापस भी आ गए। ठीक है, तो ISS का नाम जो है आपने इस साल काफ़ी ज़्यादा जो है सुन लिया है। तो ISS के बारे में बच्चे, यहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं ना, उनको अब सिमोन नाम का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI संचालित रोबोट है, उसके द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि सिमोन क्या है, तो ये क्या है, ये आपका एक रोबोट है। रोबोट क्यों बनाया गया है? ये रोबोट बनाया गया है ताकि ये ISS में रहने वाले जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनको हेल्प कर सके, उनके जीवन को वहाँ पे आसान बना सके। ठीक है, तो इसका उद्देश्य लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशनों के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीवन को आसान बनाना है, और इसे यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी एयरबस और जर्मन एरोस्पेस सेंटर DLR ने IBM के वॉटसन AI के साथ में मिलकर के विकसित किया है। ठीक है, तो किसने बनाया है ये तो चलिए वैसी बात है, ज़्यादा डीप बात है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सिमोन क्या है और ये जो है कहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। जब भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी आप लोग देखते हैं ना, एप्लीकेशन आपको ज़रूर पता होना चाहिए बच्चे। ठीक है, क्योंकि रोबोट तो बनने के लिए बहुत सारे बन रहे हैं, है ना। कोई रोबोट जो है चुनाव लड़ रहा है, कोई किसी को पढ़ा रहा है, कोई जो है TV एंकरिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है
है ना। तो जो भी आपके रोबोट्स है उनको थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक तो नाम और उनका काम कि किस लिए जो है इनको बनाया गया, इनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपका आईएसएस में जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे, उन एस्ट्रोनॉट को जो है आपका उनके जीवन को सरल बनाने के लिए जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें उनके हेल्प करने के लिए आपका ये बनाया गया है, ठीक है। नाम याद रखेंगे, सिमोन नाम है इसका, ठीक है। अगली न्यूज़ बची आपकी इंटरनेशनल है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अभी क्या किया गया है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इन्होंने बैन कर रखे थे, ठीक है, पहले ही बैन कर दिए थे। अब इन प्लेटफॉर्म में जो है आपका यूट्यूब को भी शामिल कर दिया गया है। पहले यूट्यूब नहीं था, अब जो है यूट्यूब को भी आपका ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के लिए, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। याद रखना, पूछा जाएगा कौन सा देश है। तो अगर हम पहले की थोड़ा सा हम बात करें तो नवंबर 2024 में लागू होने वाला ये कानून पहले से ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और स्नैपचैट को कवर करता है। ऑस्ट्रेलिया किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखने वाला पहला देश है, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, ये कानून कौन से देश के द्वारा जो है आपका बनाया गया है, आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है आपको ये किया गया है कि वो जो सोशल मीडिया जो चला रहे हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो उनके दिमाग को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सरकार का कहना है और वो पूरी दुनिया पता है बच्चे सभी को, है ना। साइंटिफिक रिसर्च के जितने भी अभी तक एविडेंस है, जितने भी आपके रिजल्ट अभी आ रहे हैं, उससे जो है आपका ये बिल्कुल श्योर हो चुका है कि ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और खास करके जो एक्सेस इस्तेमाल है वो बच्चों के दिमाग को बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट करता है और बच्चों की ग्रोथ में जो है उससे बहुत ही बड़ा असर पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये किया गया है और अभी यूट्यूब भी जो है इन चीज़ों में आपका शामिल हो गया है। पहले आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सारे के सारे थे सोशल मीडिया नेटवर्किंग वाले, अब जो है आपका यूट्यूब को भी उसमें शामिल करके इन्होंने कहा है कि ये सारी के सारी जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, इन सभी को जो है आपका बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये एक सम्मेलन है, इसका नाम है 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस। 15वीं हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में सफलतापूर्वक किया गया, ठीक है। क्या याद रखना है हमें याद रखना है तमिलनाडु, और दूसरा आपका कॉन्फ्रेंस का नाम, तो समिट का नाम है हॉकी इंडिया कांग्रेस। यह आयोजन भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है और इस कांग्रेस में राष्ट्रीय और जमीनी स्तर पर हॉकी विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय अनुदानों की घोषणा भी की गई है। 7 नवंबर 2025 को देशव्यापी हॉकी महोत्सव मनाने का भी प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है या फिर रखा गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे, हॉकी इंडिया कांग्रेस, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ है, तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जो है इसका आयोजन किया गया है। और हॉकी बच्चे आपका, आप सभी को पता है कि ये हमारे देश का अनडिक्लेयर्ड नेशनल गेम है ना। और नेशनल गेम इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम हॉकी में सबसे बेहतरीन थे, हमारी टीम जो है बहुत अच्छा खेलती थी, लगातार हमने हॉकी में जो है आपका कई सालों तक अपना दबदबा बना करके रखा है ना। तो इसीलिए जो है आपका, चूंकि भारत हॉकी में बहुत ज़्यादा आगे था, तो इसीलिए जो है उस टाइम पीरियड पे ही आपका ये मान लिया गया है कि हॉकी जो है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है कि हमारे देश में आज जो हॉकी की स्थिति है उसको कैसे बेहतर किया जाए, अपने खिलाड़ी को कैसे सपोर्ट किया जाए, इसके लिए जो है आपको कितना पैसा चाहिए, कहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, उस चीज़ के लिए जो है आपके ग्रांट भी यहाँ पे जो है डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हॉकी इंडिया कांग्रेस आपका तमिलनाडु में हुआ है। और अभी आने वाला जो नवंबर है, नवंबर के महीने में एक देशव्यापी हॉकी फेस्टिवल भी आपका सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके 100 साल हुए हैं हॉकी को। अगली जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। न्यूज़ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है हर साल 29 जुलाई को, जो कि इस साल भी मनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है आपकी जारी की गई है, रिपोर्ट का नाम है काजीरंगा में बाघों की स्थिति, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। तो काजीरंगा में बाघों की क्या स्थिति है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स यहाँ पे कितने हैं, ठीक है, ये जो है आपको कैलकुलेट करके बताया गया है। तो इसके अनुसार असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य, यहाँ पर बाघों की संख्या 27 बाघों की वृद्धि के साथ में टोटल 148 बाघों तक पहुंच गई है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अच्छी खबर है कि बाघों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। टोटल बढ़ोतरी इन्होंने बताया कि 27 बाघ जो है वो बढ़े हैं। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 18.65 बाघ घनत्व टाइगर डेंसिटी के साथ में काजीरंगा अब बाघ घनत्व में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी बहुत अच्छी न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए, इंडिया की जो टाइगर पॉपुलेशन है उसके लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि काजीरंगा में बाघों की स्थिति नाम से जो है आपकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसमें यह बताया गया है कि अगर हम टाइगर डेंसिटी की बात करें तो इस आधार पर जो है विश्व स्तर पर ये तीसरे नंबर पर आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बाकी बच्चे आपकी जो बाकी दो हैं वो कौन कौन से हैं,
तो बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य जो कहाँ पे आपका कर्नाटका में है, यहाँ पे जो टाइगर डेंसिटी है 19.83 है, और दूसरे नंबर पे आपका कॉर्बेट है जो कि उत्तराखंड में है, यहाँ पे आपके 19.56 है। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे काजीरंगा जो है आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली न्यूज आपकी स्टेट न्यूज है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में भारत की हरित क्रांति के सूत्रधार भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जन्मतिथि क्या है बच्चे? 7 अगस्त। ठीक है, इसको प्रतिवर्ष सतत कृषि दिवस सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब यहाँ से जो है आपके 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो यही बनेगा कि कौन से स्टेट के द्वारा घोषणा की गई है, तो महाराष्ट्र के द्वारा जो है घोषणा की गई है। ठीक है, फिर पूछा जाएगा आपको कि 7 अगस्त को किसका बर्थडे है या फिर किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो अब की बात जो है आपका 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? सतत कृषि दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर MS स्वामीनाथन की बात करें तो वैसे भी बच्चे आपके चर्चाओं में रहे थे। आप लोगों को याद होगा 2024 में भारत सरकार ने जिन लोगों को भारत रत्न दिया था उनमें से जो है आपका इनका भी नाम है। तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, 2023 में इनका निधन हुआ और 2024 में मरणोपरांत भारत सरकार ने इनको सम्मान देते हुए एग्रीकल्चरल फील्ड में भारत के लिए जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको देखते हुए इनको सम्मानित किया, और भारत को जो सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न वो इनको दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगली न्यूज आई है आपकी महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री यानी कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने नागपुर जिले के वधमना गांव, अब नागपुर जिले का वधमना गांव ये देश का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो जब मैंने आपको कहा है जब इस तरीके से न्यूज़ आपकी बनती है जहाँ पे पहली बार कुछ हो रहा होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो बच्चे देश का पहला AI संचालित आंगनवाड़ी ये केंद्र आपका कहाँ पे उद्घाटित किया गया है? तो ये आपका है नागपुर जिले के वधमना गाँव में। ठीक है, अब आंगनवाड़ी तो गाँव में ही होती है बच्चे, है ना, तो आपको गाँव याद रखना पड़ेगा। वधमना गाँव ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। स्टेट याद रखना, स्टेट भी याद रखना महाराष्ट्र, और पर्टिकुलर गांव भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की जो खबरें हैं ये आपकी समाप्त होती हैं। ये याद रखना बच्चे, एग्रीकल्चरल जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे मनाया जा रहा है 7 अगस्त को मनाया जाएगा महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा ये आपका घोषणा की गई है। इन्वायरमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग RRB की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का अपना एक अलग ही वेटेज है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपको याद रखनी है। पहले नंबर पर बांदीपुर, दूसरे पे आपका कॉर्बेट, तीसरे नंबर पर आपका असम है। ठीक है, और ये आपको बताया गया है कि कौन सी तारीख को? 29 जुलाई को मनाया जाता है आपका टाइगर डे। ठीक है, हर साल मनाते हैं इसे। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? हॉकी इंडिया कांग्रेस, इसे याद रखना। दोबारा जो है नवंबर में इसकी न्यूज़ हम दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, जब हॉकी इंडिया फेस्टिवल आपका पूरे देश भर में आपका मनाया जाएगा। ठीक है, ये असम के द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बर्ड का सेंसस किया गया है। ठीक है, वो याद रखना। सिक्किम में आपका एक और अभ्यास हुआ है जिसका नाम है दिव्य दृष्टि। ठीक है, तो सारी न्यूज़ लगभग आज आपकी इंपॉर्टेंट ही है। ज़्यादातर न्यूज़ जो है आपके स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यूपी के जो CM हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, उनका याद रखना। अगर आप बाकी जो स्टेट लेवल एग्जाम भी देते हैं तो उसके लिए भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल लेवल के तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, उनके लिए भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।